अगर मैं कहूँ कि काशी जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ साधु संतों और प्राचीन मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि जमीन के मैग्नेटिक करंट्स, साउंड वेव्स और इंसानी बायोलॉजी को हैक करने वाली एक विशाल प्राचीन मशीन है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा साई-फाई जैसा जरूर लगता है। कोई भी शुरुआत में विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास इस डीप डाइव में सोर्सेस का एक ऐसा बंडल है जो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। हमारे पास नई जियोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, आर्कियो अकूस्टिक्स यानी प्राचीन इमारतों में साउंड के विज्ञान के पेपर्स हैं और मानव विज्ञान की काफी ठोस केस स्टडीज हैं। राइट, और इन सब को मिलाकर देखें तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो साफ बताती है कि इस शहर का निर्माण किसी जादू या सिर्फ श्रद्धा के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि एक अत्यंत जटिल और उन्नत विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। यानी एक तरह का कॉस्मोग्राम, राइट, एक ब्रह्मांडीय नक्शा जहां प्राचीन वस्तुशास्त्रियों ने इंसानी दिमाग, चेतना और यहां तक कि मृत्यु को एक टेक्नोलॉजी की तरह हैंडल किया है। तो चलिए आज इन्हीं दस्तावेजों के जरिए इस प्राचीन मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर इस मास्टर प्लान को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आम धारणा को तोड़ना होगा कि पवित्र स्थल ऐसे ही कहीं भी बसाए गए थे। आज के शोधकर्ता इन स्थलों का विश्लेषण जियोफिजिक्स और बायोलॉजी के जरिए कर रहे हैं। सही बात है। और हमारे स्रोतरा बहुत साफ इशारा करते हैं कि काशी का स्थान, इसकी ज्योग्राफी कोई इत्तेफाक नहीं है। उसकी शुरुआत होती है जमीन के बहुत नीचे की हलचल से, यानी टेक्टोनिक रियलिटीज से। एग्जैक्टली। अगर हम इस शहर की डिजाइन फिलॉसफी को सच में समझना चाहते हैं तो हमें गंगा नदी और जमीन के उस अजीब उलझाव को समझना पड़ेगा। नदी का उलझाव सच में इस पूरी पजल का पहला बड़ा हिस्सा है। मैं पढ़ रही थी कि हम सब जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है और लगातार दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा में बहती है। तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफर है ये। हाँ, एक बहुत ही लंबा सफर। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि काशी में आकर एक बहुत ही असंभव सा बदलाव आता है। ये विशाल नदी अचानक एक क्रेसेंट शेप यानी आधे चांद के आकार में मुड़ती है और सीधा उत्तर दिशा की तरफ बहने लगती है, जिसे पौराणिक कथाओं में उत्तर वाहिनी गंगा कहकर एक जादू का कहा गया है। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर फिजिक्स और जियोलॉजी का खेल है। ऐसा क्या होता है वहां जमीन के नीचे? मैं बताता हूँ। इस मुड़ाव के पीछे दो बड़े भूगोलीय यानी जियोलॉजिकल कारण हैं। वाराणसी के दक्षिण से उत्तर की तरफ विंध्याचल चट्टानों की एक बेहद ठोस श्रृंखला है, एक लिटरल रॉकवॉल समझ लीजिए। तो अच्छा, एक नेचुरल दीवार की तरह। बिल्कुल। और ठीक इसके आगे गोमती नदी के बेसिन के पास एक टेक्टोनिक अपलिफ्ट है, यानी जमीन का एक उभार। अब जरा इसको विजुअलाइज कीजिए। एक विशाल नदी जो हजारों किलोमीटर से एक जबरदस्त स्पीड से बह रही है, वो अचानक इस उभार और ठोस चट्टानों से टकराती है। तो पानी के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता होगा? सही पकड़ा। नतीजतन उस विशाल पानी की काइनेटिक एनर्जी खुद पर वापस धकेली जाती है और टकराकर नदी अपना रुख उत्तर की तरफ मोड़ लेती है। प्राचीन हाइड्रो इंजीनियर्स ने अर्थ के इस अनोमली को पहचान लिया था। ओह वाओ! तो उन्होंने अपना शहर इस नदी के टर्निंग पॉइंट पर उस उभरे हुए हिस्से पर बसाया ताकि बाढ़ से बच सके। हाँ, पहला तो शहर हमेशा के लिए बाढ़ के खतरे से बच गया, और दूसरा मुड़ाव पर लगातार टकराने वाले पानी की काइनेटिक एनर्जी का फायदा भी लिया जा सका। ओके, तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां नेचर खुद एक मैसिव एनर्जी रीडायरेक्ट कर रही है। लेकिन सोर्सेज में इस ज्योग्राफिक लोकेशन को लेकर एक और पॉइंट है जो मुझे थोड़ा साईफाई लगता है। आप उस लॉन्जिट्यूड वाले पॉइंट की बात कर रही हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। इन दस्तावेजों में 79 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड यानी 79 डिग्रीज ईस्ट का जिक्र आता है, जिसे कुछ लोग शिवा लाइन भी कहते हैं। केदारनाथ, जो एकदम पहाड़ों में है, वहां से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक के प्रमुख शिवा मंदिर लगभग एक सटीक सीधी रेखा में है। उनका लॉन्जिट्यूड लगभग सेम है। राइट, 79 डिग्रीज 41 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स ईस्ट। हाँ, यही तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हम इन मंदिरों को एक जायंट, एक अर्थ साइज्ड मदरबोर्ड के पिन्स या नोड्स की तरह देख सकते हैं, जैसे उन्होंने धरती की नेचुरल वायरिंग को टैप इन कर लिया हो। ये मदरबोर्ड वाली एनोलॉजी दरअसल बहुत सटीक है।
अगर हम इस ट्रांसकॉन्टिनेंटल ग्रिड को ध्यान से देखें तो बिना किसी आधुनिक सैटेलाइट इमेजिंग या जीपीएस के प्राचीन वास्तुशास्त्रियों ने एक ऐसी अलाइनमेंट तैयार की जो सीधे तौर पर अर्थ के टेल्यूरिक करंट्स को चैनल करती है। टेल्यूरिक करंट्स, ये वही लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, जो जमीन के नीचे बहती है। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे चाइनीज एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसानी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। जमीन के इस मैग्नेटिक ग्रिड पर बने हर प्रमुख मंदिर को पंचभूतों से जोड़ा गया, जैसे श्रीकालाहस्ती मंदिर वायु का प्रतीक है, और कांचीपुरम पृथ्वी का, राइट, तिरुवनाईकवल जला का, तिरुवन्नमलाई अग्नि का, और चिदम्बरम आकाश का। सही। और इन सब के बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर एक एक्सिस मुंडी यानी एक केंद्र बिंदु की तरह काम करता है। उसके आसपास 56 विनायक मंदिरों का एक चक्राकार मंडला बना हुआ है जो समय और ऊर्जा के घूमने को दर्शाता है। वेट, आई गेट द जियोलॉजिकल पार्ट। एक मदरबोर्ड बिछा दिया गया, मैग्नेटिक करंट्स को टैप कर लिया गया, लेकिन एक आम इंसान जो उस मंदिर में खड़ा है, उसको ये कॉस्मिक एनर्जी कैसे फील होगी? जमीन से उसको कोई बिजली का करंट तो लगेगा नहीं? नहीं, बिजली का करंट नहीं लगेगा। और यहीं पर आर्कियो एक्विस्टिक्स का एंट्री होता है। जमीन की ऊर्जा को इंसानी दिमाग तक पहुंचाने के लिए ध्वनि यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया गया। एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट की, कि चेतना रियलिटी को आकार देती है। लेकिन रियलिटी में काशी की आर्किटेक्चर इस चेतना को जागृत कैसे है? आर्कियो एक्विस्टिक्स बताता है कि मंदिर की इमारत और वहां पैदा की गई साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिरों की घंटियों की प्रॉपर्टीज चेक की गई हैं। ये आम ब्रास या लोहे की घंटियां नहीं हैं। हाँ, रिपोर्ट में था कि इनमें 20% से ज्यादा टिन वाले हाई टिन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली। जब आप ऐसी धातु से बनी घंटी बजाते हैं तो उसकी गूंज, जिसे टेक्निकल भाषा में T30 रिवर्बरेशन कहते हैं, वो बहुत लंबी होती है। तो एक लंबी गूंज होने से दिमाग पर फिजिकल असर कैसे पड़ता है? देखिए, हमारा दिमाग हर वक्त बैकग्राउंड में आम कॉग्निटिव प्रोसेसेस चलाता रहता है, जैसे पास की चिंता, फ्यूचर की टेंशन, इंटरनल मोनोलॉग्स वगैरह। हाँ, हमेशा कुछ न कुछ चल ही रहा होता है दिमाग में। राइट। तो जब 20% टिन वाली घंटी की वो भारी कंटिन्यूस रेजोनेंस आपके कानों में पड़ती है तो दिमाग का ऑडिटरी नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है। दिमाग इस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी और इंटरनल ओवरथिंकिंग को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। ओह, अच्छा, तो वो साउंड वेव्स दिमाग की थिंकिंग प्रोसेस को एकदम ब्लॉक कर देती हैं? बिल्कुल, तुरंत ब्लॉक कर देती हैं। आप फोर्सफुली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ये दिमाग को ध्यान और डीप ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए एक मैकेनिकल तरीके से तैयार करने जैसा है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकली समझ आता है, लेकिन फिर भी एज अ स्केप्टिक मेरा यहाँ थोड़ा पुशबैक है। क्या सच में सिर्फ एक साउंड वेव और मंदिर की आर्किटेक्चर बायोलॉजी को इतना डीपली ऑल्टर कर सकती है? कहीं ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है? जैसे लोग सोचते हैं कि मंदिर में हैं इसलिए शांत हैं। हाँ, वही कि बस माइंड का खेल है, ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कम हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है वो पवित्र जगह पे है। ये डाउट आना बहुत स्वाभाविक है, पर इन सोर्सेज में क्लिनिकल बायोफिजिक्स की स्टडीज शामिल की गई हैं। रिसर्चर्स ने डायरेक्टली ह्यूमन बायोफील्ड को मापने के लिए बायोवेल GDV डिवाइस का इस्तेमाल किया है। ये मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और चक्रों की ऊर्जा को मापती है, राइट? हाँ, जूल्स में मापती है। जब सब्जेक्ट्स को इन पवित्र स्थलों, इनके साउंडस्केप्स और श्रीयंत्र जैसे ज्योमेट्रीज के संपर्क में लाया गया तो डिवाइस ने उनके शरीर की ऊर्जा में मेजरेबल और ठोस बदलाव रिकॉर्ड किए। यानी ये सिर्फ मनोविज्ञान या प्लेसिबो नहीं था, उनके कार्डियोवैस्कुलर और एंडोक्रिन सिस्टम्स में सीधा मॉड्यूलेशन रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल, ये साबित करता है कि ये साउंड वेव्स और मैग्नेटिक ग्रिड्स बायोलॉजी पर डायरेक्ट फिजिकल इम्पैक्ट डालते हैं। वाह! अगर शहर की आर्किटेक्चर इंसानी बायोलॉजी को इस हद तक हैक कर सकती है, तो मैं सोच रही थी कि इसका सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता होगा। रिपोर्ट्स में आगे पढ़ने पर पता चलता है कि इसका सबसे जटिल एप्लीकेशन मनुष्य के जीवन के आखिरी पड़ाव पर, यानी मृत्यु पर होता है। हाँ, सोर्सेस वाराणसी को एक स्पिरिचुअल जेरोंटोपोलिस का नाम देते हैं, यानी एक ऐसी जगह जो मौत को और वृद्धावस्था को हैंडल करने के लिए डिजाइन की गई हो। काशी में मरने को मोक्ष माना जाता है ना, कश्या मरणम मुक्ति जिसे कहते हैं, आवागमन के चक्र से आजादी। सही कहा। और इस काशी टेक्निक को सच में समझने के लिए हमें इसका मुकाबला मॉडर्न वेस्टर्न पैलेटिव केयर से करना होगा। वेस्टर्न ICU मॉडल में मौत को एक बायोलॉजिकल फेलियर माना जाता है, एक हार की तरह। हाँ, डॉक्टर्स का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मॉर्फिन और लाइफ सपोर्ट से मौत को जितना हो सके टाला जाए।
इस चक्कर में मरीज को बहुत ठंडे और स्टेराइल आईसीयू एनवायरनमेंट में अकेले रखा जाता है, जिससे सिर्फ आइसोलेशन और भयंकर डर पैदा करता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट काशी के स्पिरिचुअल हॉस्पिसेस, जिन्हें मुक्ति भवन भी कहते हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग क्लिनिकल थैनाटोलॉजी पर काम करते हैं। मौत की एक अलग फिलॉसफी। हाँ, मुक्ति भवन का जिक्र पढ़कर मुझे सच में हैरानी हुई थी। वहाँ का एक नियम तो बहुत ही शॉकिंग है। एक सख्त 15 दिन का नियम लागू होता है वहाँ। हाँ, कि अगर 15 दिन में मृत्यु नहीं होती तो बिना किसी रियायत के जगह खाली करनी पड़ती है। पहली बार सुनने में ये बहुत निर्दयी लगता है, पर दस्तावेज में एक केस स्टडी दी गई है जिससे इसका साइकोलॉजिकल असर समझ आता है। एक संस्कृत विद्वान थे जिनकी अपने सगे भाई के साथ 40 साल से दुश्मनी चल रही थी। उन्होंने अपने एक ही घर के बीच में दीवार खड़ी कर ली थी। और कभी बात नहीं की आपस में? कभी नहीं। जब वो टर्मिनल स्टेज में मुक्ति भवन आए तो ये 15 दिन का नियम एक इमोशनल प्रेशर कुकर की तरह काम करने लगा। वक्त हाथ से निकल रहा था। 14वें दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रोकर अपने भाई को बुलाया, माफी मांगी और वो दीवार तोड़वाई। और उसके ठीक 16वें दिन उन्होंने शांति से प्राण त्याग दिए। एग्जैक्टली। ये स्टोरी बताती है कि टाइम लिमिट लोगों को उनके सारे ईगो और एंगर को तुरंत पिघलाने पर मजबूर कर देती है। ये उस प्रेशर कुकर इफेक्ट का सटीक उदाहरण है। वाराणसी का ये फ्रेमवर्क मौत को पोस्टपोन करने की जगह सोल की शांति और कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन पर फोकस करता है। जब ईगो टूट जाता है तो इंसान टर्मिनल लुसिडिटी की स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे महासमाधि भी कहते हैं। महासमाधि मतलब मौत से डरना नहीं, बल्कि उसको गले लगाना। जहां मौत से ठीक पहले दिमाग अचानक बेहद शांत और क्लियर हो जाता है। वेस्टर्न मॉडल सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने में एग्जॉस्ट हो जाता है, जबकि काशी आत्मा को ग्रेसफुली जाने देने की परमिशन देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब आत्मा शांति से निकल गई तो उस फिजिकल वेसल यानी शरीर का क्या करना है? मणिकर्णिका घाट पर होने वाला अंतिम संस्कार सिर्फ लकड़ियों पर आग लगाना नहीं है, ये एक डीप थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस है। वही ना, इंसानी शरीर में लगभग 75% पानी होता है। अगर किसी ने थोड़ी सी गीली लकड़ी जलाने की कोशिश की हो तो उसको पता होगा कि पानी वाली चीज को खुले आसमान के नीचे कंप्लीटली राख बनाना कितना मुश्किल है। यही थर्मोडायनेमिक्स का बेहतरीन प्रयोग होता है। प्राचीन लोग जानते थे कि ओपन एयर में उस मांस को जलाने के लिए कोर टेम्परेचर को तेजी से पुश करना होगा। इसीलिए चिता के लिए सिर्फ आम या कदम की लकड़ी चुनी जाती है, जो कांस्टेंट आंच बनाए रखती है। फिर उस पर घी डाला जाता है जो इग्निशन पॉइंट बढ़ाकर इंटेंस हीट पैदा करता है। और कपूर का सटीक इस्तेमाल भी तो होता है। और कपूर तुरंत आग पकड़ता है और जलने के बाद राख नहीं छोड़ता। इसीलिए इसे अहंकार के पूरे नष्ट होने का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही सोना रखा जाता है जो आग में ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्योर आत्मा का प्रतीक। और अलाइनमेंट का ध्यान रखने के लिए शव के पैर हमेशा दक्षिण यानी यमा की दिशा में और सिर उत्तर की तरफ रखा जाता है। और इस पूरे जलने के प्रोसेस में एक क्लाइमैक्स आता है जिसका एनाटॉमिकल कारण बहुत स्पेसिफिक है। मैं कपाल क्रिया की बात कर रही हूँ। जब हॉट टेम्परेचर में खोपड़ी के अंदर का सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड उबलने लगता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है। और उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए परिवार का मुखिया बांस से खोपड़ी को तोड़ता है। एक तरह से यह सहस्रारा चक्र को आजाद करने का सिंबॉलिक जेस्चर भी है। ये दुनिया से फाइनल डिस्कनेक्शन है। लेकिन इस बुरी कॉस्मिक आग के पीछे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी है जो हमारे सोसाइटी के हिपोक्रेसीज पर सवाल उठाता है। मैं डोम राजा और डोम समुदाय के बारे में सोच रही थी। हाँ, ये सच में एक बड़ा पैराडॉक्स है। जो आग सबको मोक्ष दिला रही है, उसे कंट्रोल करने वाले समुदाय को सदियों तक अनटचेबल माना गया। इसकी पौराणिक कथा क्या कहती है? कथा यह है कि देवी पार्वती की एक बाली मणिकर्णिका कुंड में गिर गई थी। एक ब्राह्मण ने उसे छुपा लिया और जब शिवा को पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसके वंशज अब से शमशान के रखवाले बनेंगे। तभी से पवित्र आग का अधिकार सिर्फ डोम राजा के पास है। उनके बिना आग मिलना मोक्ष के मार्ग में एक बाधा मानी जाती है। लेकिन इस कॉस्मिक इंपॉर्टेंस के बावजूद सोसाइटी ने इन्हें सदियों तक अछूत का टैग दिया, क्योंकि ये रोजाना मौत और डिके के आसपास रहते थे। और घाटों पर पारी सिस्टम यानी शिफ्ट वर्क लागू होता है। लेबरर्स लगातार भयंकर गर्मी, धुएं और डिकम्पोजिंग बॉडीज के बीच लंबी शिफ्ट्स में काम करते हैं। मौत आम इंसान को डराती है, पर इनके लिए ये रोजगार है। हालांकि अब चीजें धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं।
दस्तावेजों में दर्ज है कि हाल ही में स्वर्गीय डोमा राजा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये एक क्लियर संकेत है कि समाज आखिरकार उनके योगदान को नेशनल लेवल पर पहचानने लगा है। ये बदलाव आना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना ये चक्र अधूरा है। और घाट पर जब सब कुछ जल जाता है तो सिर्फ राख बचती है। ज्यादातर लोगों के लिए वो राख एक एब्सोल्यूट एंड है। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि काशी में कुछ लोगों के लिए ये राख एक नए ज्ञान की एक नई डीप जर्नी की शुरुआत है। मैं अघोरियों की बात कर रही हूँ। जब भी अघोरी शब्द आता है तो दिमाग में पॉप कल्चर वाली वही डार्क, डरावनी और जादू टोना वाली इमेज बनती है। पर दस्तावेज बिल्कुल अलग बात कहते हैं। अघोरी जो बाबा कीनाराम के सिलसिले से हैं, वो दरअसल अद्वैता यानी नॉन ड्यूअलिज्म फिलॉसफी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अद्वैता का मतलब कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, राइट? और अघोरियों का लॉजिक बहुत सिंपल और ब्रूटल है कि अगर ईश्वर सच में हर जगह है तो दुनिया की कोई भी चीज अशुद्ध कैसे हो सकती है? उनका लॉजिक अनब्रेकेबल है। समाज हमेशा बाइनरी में सोचता है कि ये सुख है, ये दुख, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध। अघोरी इस माया को, इस इल्यूजन को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो जानबूझकर शमशान में रहते हैं और वही राख शरीर पर मलते हैं जिससे हम लोग भागते हैं। वो इंसानी खोपड़ी में खाना खाते हैं और पंचामकारा जैसे मांस, शराब आदि का सेवन करते हैं। आम लोग इसे भूत प्रेत समझते हैं, पर उनका असल मकसद बायोलॉजिकल अवर्जन्स को जड़ से मिटा देना है। हाँ, अगर उन चीजों से घिनाना बंद हो जाए जिससे दूसरे डरते हैं, तो आपने सोसाइटी की कंडीशनिंग को ही तोड़ दिया। आपने अपनापन और भेदभाव दोनों खत्म कर दिए। ये तो अहंकार और डर को मारने की एक अत्यंत कठिन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लगती है। एक अघोरी के मुताबिक जब तक इंसान मौत से डरता है वो शवा यानी लाश है। सिर्फ इन अवर्जन से आजाद होने के बाद ही वो शिवा यानी प्योर कॉन्शियसनेस बनता है। एकदम सही। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उसके रॉ रूप में देखने का एक रास्ता है। तो इस पूरी डीप डाइव को अगर हम सम अप करें तो हमने देखा कि काशी कैसे जियोलॉजी की एक अनोमली से शुरू होती है। मैग्नेटिक अर्थ करंट्स को टैप करते हुए साउंड वेव्स के जरिए दिमाग की ओवर थिंकिंग को रोकती है। और मौत को फेलियर नहीं बल्कि टर्मिनल लुसिडिटी हासिल करने का मौका मानती है, जिसके बाद परफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से शरीर नेचर में डिसॉल्व हो जाता है। और आखिर में जो अघोरी उस राख से अद्वैत फिलॉसफी का ज्ञान ढूंढ निकालते हैं। काशी कोई पुराना मंदिरों का कस्बा नहीं है। ये आर्किटेक्चर, फिजिक्स, क्लिनिकल थेनेटोलॉजी और एक्सट्रीम साइकोलॉजी का एक हाईली एडवांस्ड इंटीग्रेशन है। जीवन और मृत्यु यहाँ विरोधी नहीं है, एक स्मूथ साइक्लिकल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इन दस्तावेजों से ये तस्वीर क्लियर हो जाती है कि प्राचीन लोगों ने नेचुरल ज्योग्राफी और इंसानी बायोलॉजी को अलग नहीं दिखा। उन्होंने एक अल्टीमेट हीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और इस डिस्कशन के आखिर में एक थॉट है जो शायद श्रोताओं के दिमाग में भी आए। अगर प्राचीन वास्तुशास्त्री जमीन के मैग्नेटिक करंट्स और साउंड रेजोनेंस को समझकर एक ऐसी हीलिंग सिटी बना सकते थे, तो आज हम कहाँ रहते हैं? आज हम कंक्रीट, एस्फाल्ट्स, ग्रिड बिल्ड रोड्स और लगातार नॉइज में रहते हैं। हाँ, और मौत को हॉस्पिटलों के पिछले दरवाजों पर छुपा देते हैं। हमने अर्थ के टेल्यूरिक करंट से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो ये सोचिए कि क्या हमने कन्वीनियंस बनाते बनाते अनजाने में अपनी खुद की एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की नींव तो नहीं लग दी? इस मॉडर्न ज्योमेट्री का हमारे दिमाग पर क्या असर हो रहा है? बस यही एक विचार है जिसे आपको खुद आगे एक्सप्लोर करना है।